नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल BPSC GS रिसर्च सेंटर में। मैं राजकुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल हो आपके लिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BPSC GS रिसर्च सेंटर। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ BPSC की फुल लेंथ टेस्ट 150 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें मैं 2 पार्ट करके बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में उच्च पुरापाषाण स्थानों में से कौन सा उस राज्य के साथ गलत तरीके से मेल खाता है जिसमें स्थित है? तो दोस्तों गलत ये मेल शिवभूमि हिमाचल प्रदेश है। बाद बाकी आपका ये सब भीमबेटका मध्य प्रदेश से सही है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शिवभूमि झारखंड में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं। पुरापाषाण युग पाषाण काल के उप विभागों में से एक है। पाषाण युग को पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण शब्द को पुरातत्वविद जॉन लुबॉक ने 1865 में गढ़ा था। पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहते थे और शिकारी तथा संग्राहक थे। उच्च पुरापाषाण युग, पुरापाषाण न ले लिए युग पुरापाषाण युग का तीसरा भाग है। भारत में महत्वपूर्ण ऊपरी पुरापाषाण स्थान। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये देखिए भारत में महत्वपूर्ण ऊपरी पुरापाषाण स्थल भीमबेटका, हाथनौरा, ये जो है मध्य प्रदेश में है। छेतमछेरला, कुरनूल गुफाएं, गिचलूर, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। इनाम गांव नेवादा महाराष्ट्र में है। शिवभूमि झारखंड में है। वतीराम पकम कोर्तलायर घाटी तमिलनाडु में है। डिडवाना राजस्थान में है। ये सब क्या है? तो ऊपरी पुरापाषाण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ये एक तरफ यानी कि राजाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके उपनाम है, मतलब किस नाम से पुकारा जाता था इन्हें। दोस्तों इसका सही आंसर आपका कूट भाषा, ये 1 नंबर है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दोस्तों सेंड्रोकॉटस के नाम से जाना जाता था और चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका अशोक, इन्हें देव नाम प्रिय यानी कि देवों का प्रिय कहा गया। और बिंदुसार, इन्हें जो है अमित्र घाट यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला के नाम से जाना जाता है। आइए एक नज़र देख लेते हैं। एपिटोम का यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सेंड्रोकोटस के रूप में किया था। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। राजा अशोक ने देवताओं का प्रिय यानी कि देव नाम प्रिय होने का दावा किया है। 1915 में ब्रिटिश स्वर्ण खनन इंजीनियर सी बीटॉन को कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव मस्की में एक शिलालेख मिला जिसमें देवनाम प्रिय और अशोक की पहचान की पुष्टि की गई। महाभाष्य के चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार का नाम अमित्र घात यानी दुश्मनों का संहारक
का संस्कृत है। ग्रीक लेखक स्ट्रैबो और एथेनियस ने उन्हें क्रमशः एलिट्रोकेडस और एमिट्रोचैट्स कहा है। चाणक्य को पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है। चाणक्य ने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म सबसे पहले भारत के बाहर फैला था? तो दोस्तों यह जो था सबसे पहले आपका अशोक के शासनकाल में, यानी कि यह कलिंग श्रीकर सिंहल देव और कलिंग युद्ध के रक्तपात में बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर यानी कि बौद्ध भिक्षु बन गया था और इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रसार करने के लिए सिलोनी यानी कि वर्तमान श्रीलंका भेजा था। तो ऐसे ऐसे महान राजाओं हुए हैं हमारे इतिहास में कि जिनका क्या जो धरती है हमारा बिहार, यहाँ की मिट्टी में हर मतलब संस्कृति छुपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन आचार्य नहीं? तो दोस्तों इसमें जैन आचार्य नहीं है असंग। बाद बाकी हरविजय सूरी ये भी जैन आचार्य है। पुष्पदंत ये सब जैन आचार्य। असंग जो है एक बौद्ध दार्शनिक और योगकार विद्यालय के संस्थापक हैं। हरविजय सूरी ये श्वेतांबर संप्रदाय के सर्वोच्च पुजारी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के बड़े पैमाने पर शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों ये सातवाहन वंश के राजाओं ने भारत में शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सातवाहन वंश दक्षिण और मध्य भारत में सातवाहन मौर्य को उत्तराधिकारी बने, यानी कि मौर्य वंश के बाद सातवाहन वंश की सत्ता भारत पर आई। सातवाहनों को पुराणों के आंध्र के समान माना जाता है। सबसे पहले सातवाहन शिलालेख पहली शताब्दी से पूर्व के हैं, जब उन्होंने कन्नौज को हराया और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया। सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और वैदिक अनुष्ठान किए और कृष्ण वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा की। सातवाहनों ने दक्षिणापति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े विक्रम संवत ने इसे निम्नलिखित में से किस राजवंश पर जीत के निशान के रूप में स्थापित किया था? तो दोस्तों ये शक वंश को हराकर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने 414 ईस्वी में 375 से 1400 उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में शुरू किया था। पारंपरिक रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। इन्होंने इसे शकों पर जीत के निशान के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन लोगों का वर्णन करता है जिन्होंने धर्म ग्रंथों का पालन किया और मुस्लिम नेतृत्व में रहते थे? जिम्मिस दोस्तों इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन लोगों का वर्णन करता है जिन्होंने धर्म ग्रंथों का पालन किया और मुस्लिम नेतृत्व में रहते थे? जिम्मिस दोस्तों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी?
औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी? शाइस्ता खान, अमीन खान, जहान आरा, रोशन आरा। इसका सही आंसर है दोस्तों जहान आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहान आरा को औरंगजेब ने साहिबत उज जमानी की उपाधि से नवाजा था। उन्हें मरणोपरांत अपने पिता के साहिबत उज जमानी की उपाधि मिली। जहान आरा बादशाह शाहजहां मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। जहान आरा बेगम 1631 से 1658 तक 1668 में से अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य की एक मुगल राजकुमारी और बादशाह बेगम थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनाया था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक को उन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इस वंश को कुरना तुर्कों के राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि तुगलक वंश को क्या जाना जाता है? तो कुरना तुर्कों के राजवंश के रूप में जाना जाता है। वह दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने गाजी या काफिरों के कातिलों का खिताब लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक आचरण पर संस्कृत भाषा में 100 छंद का संग्रह नीति शतक किसने लिखा है? भर्तृहरि द्वारा यह लिखा गया है नीति शतक, जो कि संस्कृत भाषा में है। इसमें 100 छंदों का संग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया? तो ये जो है एलोरा की गुफा में दर्शाया गया। एलोरा की गुफा प्रसिद्ध है। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का चित्र संग्रह है इसमें। यानी कि एलोरा की गुफा जो है ये 3 धर्मों से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में गांधार कला विद्यालय विकसित किया गया था? कुषाण वंश। गांधार ने बौद्ध कुषाण राजाओं के अधीन पहली शताब्दी 5वीं शताब्दी तक ऊंचाई प्राप्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो दोस्तों 1765 ईस्वी पूर्व ईस्वी में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं? दोस्तों इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। रैयतवारी प्रणाली आंध्र प्रदेश में मतलब नहीं थी। जमींदारी प्रणाली बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में थी। महलवाड़ी प्रणाली अवधि में थी। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में थे। रैयतवारी प्रणाली आंध्र प्रदेश में नहीं थी। देखते हैं। जमींदारी प्रणाली स्थायी बंदोबस्ती के माध्यम से 1793 में पेश किए गए थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जमींदारी प्रणाली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो आत्मीय सभा से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय 1814 में उन्होंने देवांत के
एक ईश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा या सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का क्या अर्थ है? एक सिद्धांत जो यह तर्क देता है कि कांग्रेस असंतुष्ट शिक्षित भारतीय के लिए एक सुरक्षित आउटलेट के रूप में बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी नेताओं में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में निचली जातियों की स्थिति की तुलना अश्वेत दासों से की है? ज्योतिबा फुले, ये जो थे यूएसए में निचली जातियों की तुलना उनकी स्थिति अश्वेत दासों से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विवार्षिक विधायिका की शुरुआत की? ये जो था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विवार्षिक विधायिका की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी कांड में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में बंद किया गया? तो दोस्तों इन्हें फैजाबाद जेल में बंद किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस ने पहला सविनय अवज्ञा शुरू करने का फैसला किया था। दोस्तों ये कहाँ से किए थे? तो बारदौली से ये शुरू किया गया था कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें गांधी जी शामिल थे। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ गुजरात के तालुका बारदौली में किसानों आंदोलन का नेतृत्व किया। इसे बारदौली सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में एक सफलता थी। संघर्ष को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था और भारत के कई हिस्सों में अपार सहानुभूति उत्पन्न की थी। दोस्तों इसी आंदोलन की सफलता पर बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण उनके द्वारा डैश प्रदान की गई योजनाओं पर आधारित है। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण उनके द्वारा डैश में प्रदान की गई योजना आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प क्या था? भारतीयों को सत्ता के तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प था दोस्तों भारतीयों को सत्ता के तत्काल हस्तांतरण, यानी भारतीयों के हाथों में जो सरकारी सत्ता है वो आ जाए और भारत से अंग्रेज हो के अलविदा हुए, यही था उनकी मांग। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था, कौन था दोस्तों? तो ये जो थे लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाले वायसराय दोस्तों लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में बनने वाले। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अनुसरण करें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में उनका जन्म हुआ था। ये जो थे सऊदी अरब के मक्का के थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब में हुआ था। साप्ताहिक पत्र अल हिलाल और अल बालाग लिखा था। उन्हें लोकप्रिय रूप में कांग्रेस का
सोबॉय कहा जाता है। लोकप्रिय अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का सोबॉय कहा जाता है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में भाग लिया। पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर ये मनाई जाती है। उन्नीस सौ 92 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक से संबंधित है? दोस्तों ये जो है सरोजनी नायडू लिखे हुए हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक। इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक कविता का एक सुंदर संग्रह है। इसकी सामग्री लोकगीत, संगीत के लिए गीत और कविताएं शामिल हैं। सरोजनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए? शिव स्वामी अय्यर का कथन है। शिव स्वामी अय्यर ने कहा कि एक प्रमुख प्रशासक, वकील और राजनेता जिन्होंने 1907 से 11 तक मद्रास के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था। 1922 शिव स्वामी अय्यर की ये तस्वीर है। 5 नवंबर 1940 को इनका निधन हो गया था। भारत आने पर साइमन कमीशन 1928 का भी विरोध किया इन्होंने। उसमें से किसी जैक्सन की हत्या के लिए फांसी नहीं दी गई थी। दत्तादत्त पांडुरंग जोशी को, अनंत लक्ष्मण कोनहारे अभिनव भारत संगठन के सदस्य जब गणेश सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के भाई ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ कविताएं लिखी तो नासिक जैक्सन के कलेक्टर ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा देने वाले न्यायिक पीठ के जस्टिस चंद्रावरकर और जस्टिस हिंटन शामिल थे। अभिनव भारत एक समूह इस वाक्य के कारण परेशान हो गया। इस समूह में कृष्ण कर्वे, विनायक देशपांडे, शंकर सुमन, वामन जोशी, गोनू वैद शामिल थे। रुष्का कुजनेत्स्क बेसिन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसका जो है कुजनेत्स्क बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध। 1999 में विश्व जनसंख्या कहाँ तक पहुँच गई थी? लगभग दोस्तों 6 अरब तक पहुँच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जलद मध्य है? तो दोस्तों ये जो है मलक्का जल मरुमध्य। मलक्का जल मरुमध्य अंडमान सागर, हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे लंबी जलमर्ग स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों मेडागास्कर है हिंद महासागर में। मेडागास्कर यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,26,658 वर्ग मील है। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और
बोर्नियो के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। मेडागास्कर दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट से 250 मील दूर है। यह लगभग 26 मिलियन की जनसंख्या वाला संप्रभु राज्य है। मेडागास्कर संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र भारत में निम्नलिखित में से किसके भंडार हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्साइट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। देखिए, मालवा का पठार किसके बीच स्थित है? दोस्तों मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं जो पूर्ववर्ती यानी कि पूर्वी भागों में हैं ये नदियाँ? तो दोस्तों ये जो हैं एक से अधिक पूर्ववर्ती नदी, एक नदी है जो अंतर्निहित शैल स्थाकृत में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल पाठ्यक्रम और स्वरूप को बनाए रखती है। कई हिमालयी नदियाँ पूर्वगामी उद्गम की अच्छी उदाहरण हैं। ये नदियाँ हिमालयी क्षेत्र के उत्थान से काफी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी और सुबनसिरी नदियाँ तिब्बत की ओर उत्पन्न। भारत की जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किससे समृद्ध है? चुनना। गंगा के मैदान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। भारत की जनसंख्या हर 10 साल में की जाती है। निम्नलिखित रूप से किस समुदाय को एक अलग श्रेणी के रूप में नहीं गिना जाता? तो दोस्तों ये जो है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? भारत की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं, इसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शक्ति प्रकृति के केवल सिफारिश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य विधायिका के संबंध में सही नहीं? चलिए विधानसभा का अध्यक्ष राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक गतिरोध को सुलझाने के लिए हो सकती है। साधारण विधानसभा 15वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद मेहता। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? अनुच्छेद 74 के क के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 के यहाँ प्रधानमंत्री को साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, यह वर्णन करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता भारत के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के पवित्र पुस्तकों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को बदलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। यह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के किशोरों और किशोरियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अनुच्छेद 34 इसमें इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, यानी कि इसमें मार्शल लॉ के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 34। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? भाग जो है दोस्तों 12, इसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है। भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। प्रशासनिक संबंध का वर्णन 256 से 263 तक है। वित्तीय संबंध है अनुच्छेद 268 से 293। विधायी संबंध 245 से 255 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों ये केरल में किया गया था। चुनाव आयोग ने पहली बार केरल के चुनाव में इसका प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं? एकीकृत न्यायपालिका, यह है अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, ये सब भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता हैं। जबकि शक्तियों का विभाजन ये केवल संविधान में ही निहित नहीं है, ये राज्यों में भी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। सुदृढ़ केंद्र अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र राज्य संबंध। राज्य अविनाशी नहीं है। एकल संविधान, संविधान का लचीलापन अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है या वर्तमान स्थिति में कुछ बदलाव करने का शक्ति जो है संसद को। किसके तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत। आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चुनाव में संबंधी प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का है? ऐसा नहीं है। तो भाषण का अधिकार ये ऐसा नहीं। बिजली का अधिकार, सोन का अधिकार, कानून का अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 21 में यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। एकांत में रहने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, बिजली का अधिकार है, लेकिन भाषण का अधिकार नहीं। अनुच्छेद आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।